भारतीय संविधान को समझने से पहले हमें यह समझ लेना ज़रूरी होगा कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। मतलब कि भारत पर जो नियम कानून और जो शासन पद्धति जो राजाओं के द्वारा रही प्राचीन काल में, फिर उसके बाद मध्यकालीन में जो मुगल्स जो लुटेरे मुगल आए यहाँ पर, कुछ लूट के ले गए, कुछ यहाँ पे रह कर राज किए, उनकी जो क्या मुगल नीति रही हुई, उनका क्या नियम और राज्य व्यवस्था रही, उन्हीं सब आधारों पर टिका होता है। हालांकि जो हमारा संविधान है उसका जो अधिकतम हिस्सा हम समझते हैं वो लिया गया है ये अंग्रेज़ों के द्वारा, जो हमें गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ लेने पर जो नियम और कानून बनाए गए, जैसे कि काउंसिल एक्ट्स बने, कई सारे चार्टर्स एक्ट्स आए जो 20-20 साल पर उनको संशोधित कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए। उन एक्ट्सों के तहत ही हमारा संविधान प्रभावित होता है। तो हमें उन सब चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए, ये जो भारत देश है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अध्यात्म की जननी है भारत माता। यहीं से दर्शन निकला, वेदांत दर्शन हो या फिर भगवत गीता का दर्शन हो, सनातन दर्शन हो, संस्कृति के बारे में हो। तो जो सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, इन सब चीज़ों की जननी रही हो, उस भारत माता के प्रति किसका आकर्षण नहीं होगा। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत को लूटने के लिए अरब से भी लोग आए, पुर्तगाल से आए। पुर्तगाल से सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज की। वो भारत की खोज कह देते हैं हम, हालांकि वो एक समुद्री मार्ग की तरफ से आया था, तो इसलिए उसने जाना कि अच्छा ये भारत है। केरल से वो व्यापार किया, वहाँ से मसालों का व्यापार शुरू किया और बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यापारी जो सबसे पहले भारत आया था। उसके बाद डच, फ्रेंच और ये ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि संविधान को जानने के संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल व्यापार किया, अपितु हमें शारीरिक और मानसिक, आर्थिक रूप से गुलाम भी बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन, जिसे लंदन कहा जाता था, लंदन में जो अमीर लोग रहते थे उनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई, पैसों को जुटा करके, इकट्ठा करके। उस कंपनी का उद्देश्य था कि जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है वहाँ पर ट्रेड करना, और ब्रिटेन की और कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं बनी जो पूर्वी भाग में ट्रेड कर सके। यहाँ तक कि उस कंपनी का दबदबा इतना था कि लंदन में भी वो कंपनी केवल ट्रेड कर सकती थी। बाद में चार्टर एक्ट्स के तहत सभी कंपनियों को छूट दे दी गई, ब्रिटेन की अलग अलग कंपनियों को, कि तुम लोग भी जाकर ट्रेड करो वहाँ पे इंडिया में। चार्टर 1833 में एक परमिशन दे दी गई और सारी कंपनियों को कि चाय और ट्रेड विथ चाइना को छोड़ करके तुम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ऐसी परमिशन मिली। फिर उसके बाद जो 1600 में जो ब्रिटेन की मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर पास किया। चार्टर का दोस्तों जनरली मतलब ये होता है कि फरमान। उन्होंने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में उन्होंने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी हुई है वो पूर्वी भाग में अफ्रीका के ट्रेड करेगी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन ला खुद से बना सकती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ गिवन द लेजिस्लेटिव पावर टू द कंपनी विच इज ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इतिहास में पहली बार एक ऐसी पावर, जिसे हम लेजिस्लेशन पावर कहते हैं, पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी को मिलती है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन का कार्य है वो या तो राजा का होता है या फिर पार्लियामेंट का होता है, परंतु इतिहास में पहली बार ऐसा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1608 ईस्वी में थॉमस रो नाम का एक आदमी आता है, जहांगीर से परमिशन लेता है, ट्रेड की परमिशन मिल जाती है, जहांगीर को टैक्स पे करता है और
फैक्ट्री हम ये नहीं कहेंगे, मतलब एक गोडाउन टाइप का बनाता है जहाँ पे सामान वामान इकट्ठा करता है खरीद के, वहाँ से शिप के माध्यम से अन्य देशों में या फिर ब्रिटेन में रॉ मटेरियल भेजता है और इन लोगों को पैसा पेमेंट करता है। फार्मर्स को कहें या फिर ज़मींदार को कहें या फिर राजा को कहें, उनको पैसा पेमेंट करता है। अच्छा है, हमने यहाँ तक जाना। उसके बाद 1611 ईस्वी में इन्होंने जो पहली फैक्ट्री जो लगाई थी, फैक्ट्री एक गोडाउन टाइप में, वो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में लगाई थी। दूसरी सूरत, गुजरात के सूरत में लगाई थी 12 में, एक साल बाद 12 में ही बैटल ऑफ स्वाली में इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे उस समय के। हराने के बाद जहांगीर का बहुत ज़्यादा समर्थन इनको मिला और ये बहुत तेज़ी से अपना व्यापार शुरू किया। लगातार 100 सालों तक इन्होंने व्यापार किया। फिर बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर में अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और उनको हरा दिया। तीसरा एक आदमी और था, नवाब ऑफ बंगाल, इन तीनों को हरा दिया। उड़ीसा, बिहार और बंगाल की प्रेसिडेंसी ले ली, अरे दीवानी ले लिए। दीवानी का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ इन तीनों राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1764 में, तो उसके बाद इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया। दीवानी राइट्स दोस्तों होता यह है कि एक जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है राजाओं के द्वारा प्रजा से, उसे दीवानी कहा जाता है। तो इन्होंने सारा रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। रेवेन्यू लेने के बाद उसी रेवेन्यू का इस्तेमाल करके ये रॉ मटेरियल ख़रीदते थे और उसी रॉ मटेरियल, यानी जो हमारी वेल्थ है वो घट रही थी, हम गरीब हो रहे थे, जीडीपी डाउन हो रही थी। इसके पहले हमारी जीडीपी बढ़ रही थी। बस यही हुआ। शाह आलम द्वितीय से इन्होंने ऐसी डील रखी, मांग रखी। फिर क्या, बस इन्होंने अपना ऐसे प्रभाव बढ़ाया। तो यही देखते हुए ब्रिटेन के मोनार्क को लगा कि ये कंपनी जो है ज़्यादा उछल रही है, मतलब इनको रेगुलेट करना चाहिए। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बताया जाता है कि किस तरह से ब्रिटेन ने जो गवर्नर होते हैं उनकी पावर्स को छीन लिया, गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया। जय हिंद।